बात करी कि स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, इन सब की चर्चा करी, है ना। अब बात हम करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है अंडर द इलास्टिक लिमिट, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अंडर द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या होता है भाई? अंडर द इलास्टिक लिमिट्स क्या होता है? जो स्ट्रेस होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। अब एक बात जरा समझते हैं हम लोग, इलास्टिक लिमिट क्या होता है? इलास्टिक लिमिट क्या होता है जरा समझते हैं। वो लिमिट जहां पे कोई भी बॉडी अपने नेचुरल शेप एंड साइज को क्या करती है? रिगेन करती है, उस लिमिट को अपन लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। तो हुक्स आपने कहा कि अंडर द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। या फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? और लिख सकते हैं हम लोग स्ट्रेस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कितना? कांस्टेंट, है कि नहीं? बोलिए। और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन इक्वल टू कितना? ए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ओके, तो ये बात आपको समझ में आया कि भाई हुक्स साहब ने क्या कहा? हुक्स साहब ने कहा कि अंडर द इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, है ना। और मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमारा क्या है यहाँ पे? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। अब अगर हम बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो आप एक चीज और देखिए, मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो तीन तरह का हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन सा? यंग मॉडुलस, है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो रिजिडिटी पढ़ेंगे बच्चों। ओके, तो ये तीन चीजें हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको आप नोट करिए तो चीजें हम लोग आगे बढ़ाएं, है ना, कि क्या होता है। तो आपको ये बात समझ में आया होगा कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अंडर द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और इलास्टिक लिमिट क्या होता है? वो लिमिट, बॉडी की वो लिमिट जिसपे वो अपने नेचुरल शेप एंड साइज को रिगेन करती है, जिस लिमिट इन्होंने था इलास्टिक लिमिट। आफ्टर दैट आप वो ब्रेक कर जाएगा, है ना, या फिर वो अपने साइज को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो लिमिट जो अपने नेचुरल शेप एंड साइज को रिगेन करती है उसको बोलते हैं, उस लिमिट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। या फिर आप क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या? कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और ये इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। एम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। ओके, इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। दूसरा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको हम लोग नीटा से डिफाइन करते हैं, है ना। तो ये तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना। ये तीनों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे, बट ये बातें आपको जानना था। ठीक है, अब एक बात और कर लेते हैं कि यहाँ पे बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये किस किस पे डिपेंड करता है? तो बच्चों ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये डिपेंड करता है किस पे? ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। ओके, ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल। तो इससे अपने को क्या समझ में आ गया कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो एक मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टीज है। मतलब अगर मटेरियल चेंज तो उसके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी चेंज हो जाएगा। अगर मटेरियल चेंज हो रहा है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो उसके शेप एंड साइज और एरिया लेंथ वगैरह पे डिपेंड नहीं करता है ना। वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। अगर मटेरियल मैं चेंज करता हूँ, एक वायर लिया मैं किसी और मटेरियल का, दूसरा वायर लिया मैं किसी अदर मटेरियल का, तो उसकी जो इलास्टिसिटी होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी, वो क्या होगी? वो चेंज हो जाएगी। तो ये पहले से आपको याद रखना है कि ये डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल पे। एंड दूसरी चीज है वो डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे। तो ये बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, और दूसरा जो डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे। हाँ, एक चीज और हमने एक बात कही कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे? डायमेंशन पे डिपेंड ये नहीं करता है। तो अगर कोई वायर दिया है, लिख लो डायमेंशन पे डिपेंड, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है।
डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो अगर कहीं एग्जाम कहीं अगर बात हम करें कि दो मटेरियल लिया और उसका डायमेंशन अगर चेंज कर रहा है, तो आपके बात याद रखनी है कि उसके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा वो चेंज नहीं होगा। वो किस पे चेंज होगा? जब हम मटेरियल लेंगे अलग अलग मटेरियल का वायर लेंगे तो उसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, या फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर की तब चेंज होगी। ओके, तो ये इतनी बातें थी किसके लिए? ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ ये बात हम कर चुके हैं, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है ना, अंडर द इलास्टिक लिमिट, और वहां से सारी बातें आई है। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बातें तो हो गई। अब जरा हम देखते हैं यहां से जो हमारा ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, या कह सकते हो स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, वो क्या दे रहा है? वो दे रहा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको मैं हटा देता हूं, जरा नोट करिए फटाफट। तो मैं इसको हटा दूं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए, तो मैं हटा लेता हूं और बात करेंगे हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। तो वो तीन तरह का होता है: यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। और ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है। चलिए अब जरा हम इसके स्लोप की बात करें, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन स्लोप की क्या आ रहा है, उसके ग्राफ की बात कर लें। तो देखते हैं बच्चों, तो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हम लोगों ने क्या लिखा था? हम लोगों ने लिखा था कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या? ई। ओके, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यही तो है। तो अगर हम लोग ग्राफ की बात करें, तो ये हमने इस पे लिया स्ट्रेस को, ओके, और इस पे लिया मैंने स्ट्रेन को। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच का जो ग्राफ आता है कुछ ऐसे आता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये थीटा एंगल है ना। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या दे रहा है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन क्या दे रहा है? वो दे रहा है ई। तो मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू क्या? tan थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ स्लोप की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं? m इक्वल टू tan थीटा लिखते हैं, या tan थीटा इक्वल टू क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके, तो ये बातें आप हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया, और इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का एक ग्राफ भी मिल गया अपने को स्ट्रेट लाइन में, जिसकी वैल्यू आती है। ओके, तो बच्चों मैं इसको अभी हटा देता हूं, है ना। चलो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पे दो वायर दे रखा है, एक वायर ए है और ये है वायर बी, और इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री, ओके, और इसकी वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री। एक वायर ए है, ये वायर बी है। तो बताइए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वायर ई ए बाई ए बी की वैल्यू बताइए कितना होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बाई बी लिख सकता हूँ क्या? tan ए कितना एंगल बना रहा है? ये बना रहा है 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री बाई कितना? tan 30 डिग्री। मैं लिख सकता हूँ, बोलो। कोई भी एंगल दिया रहा है बच्चों, आप कर सकते हो, है ना, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ई स्क्वायर क्या है? tan थीटा है, और इसकी वैल्यू कितनी थी? स्ट्रेस बाई स्लोप ऑफ स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बातें, तो हम लोग यहाँ से बात बोल सकते हैं कि tan 60 बाई tan 30 डिग्री। तो बच्चों tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? वो होती है कितना? tan 60, तो √3/2, 1/2 कट गया, कितना बचा? √3, और यहाँ भी कितना बचा? tan 30 की वैल्यू 1/√3। ओके, ये तो बचता है 1/√3। तो ये आया आपका ए बाई ए बी की वैल्यू कितना? √3/1/√3, और ये √3 अगर ऊपर जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या बच्चों? लिख सकते हैं कि ए बाई ए बी इक्वल टू कितना? √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 3/1। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई ए इक्वल टू क्या? 3ab। तो ये आपका आंसर हो गया, है ना। ये हर बार एंगल हो सकता है चेंज करते, तो ये भी पूछ सकता है आपसे, एंगल चेंज कर सकता है, और इसका जो ग्राफ होगा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन का होगा, स्ट्रेट वर्सेस स्ट्रेन का, है ना। तो ये बातें थी आपकी हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की। आगे बात करेंगे हम लोग स्ट्रेन स्ट्रेट कर्व की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे एंग मॉडुलस की। ओके, तो नोट कर लीजिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लो जल्दी से फटाफट। ओके, तो इस तरह से आज हुक्स लॉ का ये चीज समझ में आया आपको मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, जल्दी से नोट करो। इस तरह के न्यूमेरिकल आए तो उसको कर लेना। एंगल हर बार अलग अलग दे सकता है,
हमने 30 और 60 लिया, उस बार हो सकता है 45 और 60 ले ले, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक।